दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर जो है आपके सामने प्रोग्राम लेके आए हैं। और आज है विश्व मृदा दिवस, यानी जिसको कहते हैं सॉइल डे। यानी हमारी जो धरती, हमारी जो मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ बनी रहे, शुद्ध बनी रहे। इस पर जो है पूरे विश्व लेवल पर विश्व मृदा दिवस, जिसको हिंदी में ऐसा कहते हैं, और इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं इसको सॉइल डे यानी मिट्टी दिवस। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि पूरे विश्व में मिट्टी बहुत ही अशुद्ध होने लगी है, और जिससे हमारा जीवन, जिसमें मनुष्य और सभी जीव जंतु सभी का जीवन खतरे में पड़ने लगा है। और इसलिए हम सभी जो शुभचिंतक हैं, जो वैज्ञानिक हैं और सभी जो हैं वो सभी ये चाहते हैं कि ये जो है ये समस्या का समाधान हो और हमारी पृथ्वी की मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहे। तो इसमें हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वर्ल्ड सॉइल डे 2025 यानी हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहते हैं। भारत और मिट्टी का नाता एक अलग तरह की भावना को प्रदर्शित करता है। वहीं विश्व में मृदा जीवन के लिए एक जरूरी प्राकृतिक संपदा है, जिस पर होने वाला आघात हर किसी के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। क्षरण और प्रदूषण और अस्वीकार्य खेती प्रथाओं की वजह से आज विश्व की लगभग 33% मिट्टी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मिट्टी की जैव उर्वरता और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को जीवन खतरे में है, जिससे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, जल चक्र प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ती आबादी, असंतुलित खेती, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग मिट्टी की गुणवत्ता पर भारी असर डाल रहे हैं। इस कारण मृदा संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस सॉइल डे मनाने का उद्देश्य मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में जो प्रदूषण के कारण मिट्टी जो दूषित हो रही है के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिसमें मिट्टी की स्थिति में गिरावट आती है। मिट्टी इंसानों और सभी तरह के जीवों के लिए एक उन्नत स्रोत है, जीवन का स्रोत है, लेकिन उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों के प्रति लापरवाही, कृषि भूमि के कुप्रबंधन से मिट्टी की स्थिति खराब होने लगी है। आइए जानते हैं विश्व मृदा दिवस को मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई, इस दिन का इतिहास और महत्व क्या है। दोस्तों मृदा दिवस का इतिहास। मृदा दिवस को मनाने की पहली सिफारिश साल 2002 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मृदा विज्ञान ने पहली बार 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की मांग की। बाद में साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक की और इस दौरान सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस यानी विश्व वर्ल्ड सॉइल डे मनाने की घोषणा की। मृदा दिवस को मनाने के लिए एक संकल्प भी पारित किया गया। वहीं पहली बार जब मृदा दिवस की मांग उठी थी, उसी दिन को इस खास दिन के लिए यानी 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाने के लिए निर्धारित कर लिया। एक साल बाद 5 दिसंबर 2014 को पहली बार दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। मृदा दिवस का महत्व। तो दोस्तों आपके सामने मृदा दिवस का महत्व मैं बता रहा हूं कि विश्व मृदा दिवस को मनाने की मांग उठने के पीछे मिट्टी की जरूरत और उसके महत्व को समझना जरूरी है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य मृदा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि मिट्टी को दूषित होने से बचाना है। तो ये सब उसको जानकारी देनी है। तो सभी स्थलीय जीवों के लिए मृदा खास महत्व रखती है। मिट्टी खनिज, भोजन और जीवन के लिए जरूरी चीजें प्रदान करती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में, उपजाऊपन में गिरावट आती है। मृदा दिवस 2025 की थीम जो रखी गई है वो ये है कि हर साल मृदा दिवस की एक खास थीम होती है। और इस वर्ष विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, यानी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। ये विषय जीवन को सहारा देने, पारिस्थितिकी
तंत्र सेवाएं प्रदान करने, लचीले शहरों के निर्माण के लिए स्वस्थ शहर मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालता है। साथ ही मिट्टी की सीलिंग और शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। मृदा संरक्षण के लिए क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मृदा संरक्षण के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशक कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। जैविक खेती, कंपोस्टिंग खाद, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। मिट्टी की देखरेख करें, समय समय पर मिट्टी की जांच, जल निकासी का प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण के उपाय अपनाएं। मृदा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है। गांव, स्कूल, शहरों में मिट्टी की महत्वता पर चर्चा करनी चाहिए। कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रबंधन करें, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य हर गांव, शहर की जिम्मेदारी है। मिट्टी को स्वस्थ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पूरे विश्व में हर किसी को इसको सही रखने के लिए मदद करनी चाहिए। मिट्टी की उर्वरकता में कमी के कारण और परिणाम, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट तब होती है जब जमीन से निकाले गए पोषक तत्वों की मात्रा जोड़े गए पोषक तत्वों की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है। तब पौधे जमीन के भंडार से पोषक तत्व खींचते हैं। भंडार तब तक कम होते रहते हैं जब तक कि पौधों के विकास के लिए और संसाधन उपलब्ध नहीं हो जाते। मृदा उर्वरता की हानि के प्रथम कारण निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब मिट्टी में जो उपजाऊपन कम होता है उसकी कुछ कारण मैं यहाँ से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें है क्षेत्र की स्थिति की परवाह किए बिना उर्वरकों का उपयोग। यानी अपनी मिट्टी की जानकारी लिए बिना, उसकी जांच कराए बिना हम अंधाधुंध खाद ठोकते रहते हैं, रासायनिक खाद ठोकते रहते हैं, और ये ही एक मतलब मिट्टी को खराब करने का एक प्रमुख कारण है। अनुपयुक्त फसल प्रणाली, यानी इसमें जो है फसलों की निरंतर खेती, हम एक ही फसल को लगातार बोते रहते हैं, उसमें क्रम चेंज नहीं करते, तो ये भी एक कारण है। गहन जुताई, ज़्यादा गहरी जुताई, एकल फसल खेती में एक ही फसल को लगातार बोना, फसल अवशेषों की पूर्ण सफाई, मृदा अपरदन और भूमि क्षरण, प्रतिकूल जलवायु और चरण मौसम की स्थिति। मिट्टी की उर्वरता में कमी का न केवल कृषि उत्पादन पर बल्कि आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि क्षरण के कारण मरुस्थलीकरण, जैव विविधता का ह्रास, जल निकायों का प्रदूषण और जल मार्गों में संभावित रूप से खतरनाक परिवर्तन होते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता कैसे सुधारें? तो इस पर हम बात करते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या करें। उपजाऊ भूमि भी उस समय के साथ क्षीण हो जाती है, इसलिए उर्वरता को न केवल संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि उसमें सुधार भी किया जाना चाहिए। फसल चक्र, उर्वरक, मिश्रित रोपण, हरी खाद की बुवाई, मल्चिंग और परती भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। कृषि भूमि की उर्वरता पर जीवित जीवों के प्रभाव को भी कम करके आंकना मुश्किल है। केंचुए, लाभकारी कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एक कोशीय जीव मिट्टी के लिए अत्यंत सहायक होते हैं, इसलिए इनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। ये कार्बनिक अवशेषों का प्रसंस्करण करके या सूक्ष्म जीवों पर परजीवीकरण करके इसकी संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं। प्राकृतिक कीट शत्रु जैसे कि कीट, लार्वा या खरपतवार के बीज खाने वाले पक्षी भी अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि दोस्तों अभी आपने नाम नहीं सुना होगा, काफ़ी बड़े लिखे लोगों के बीच में तो ये बात आ गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने और दूसरे सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नया उपचार निकाला है जिसको कहते हैं बायोचार उपचार के माध्यम से जो है जमीन की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और ये बायोचार क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो ध्यान दीजिएगा कि बायोचार क्या है। एक शून्य, जो हमारी जो लकड़ियां हैं, घास फूस है और ये जो प्रकृति जितनी भी चीज़ें हैं जो हम कचरा के रूप में जो इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक शून्य अवशिष्ट समाधान। बायोचार बारीक दाने वाला चारकोल है जो पायरोलिसिस द्वारा बनाया जाता है। ये बायोमास, लकड़ी, खाद, फसल अवशेष, ठोस अवशिष्ट आदि को विशेष रूप से डिजाइन की गई भट्टी में सीमित या बिना ऑक्सीजन के गर्म करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी उत्सर्जन गैसों और तेलों को ऊर्जा के रूप में पुनः उपयोग के लिए एकत्र किया जाता है।
एक प्राचीन मृदा कंडीशनर बायोचार का उपयोग कृषि में 2500 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है और ये आधुनिक कृषि और बागवानी में एक सुरक्षित टिकाऊ मृदा संशोधन के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बायोचार मिट्टी को बेहतर बनाता है और जल की गुणवत्ता की रक्षा करता है, इसलिए बायोचार को अपनाना हमारा पूरे विश्व में बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों और जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। बायोचार पानी और पोषक तत्वों को आकर्षित करने और बनाए रखने की अपनी क्षमता के साथ साथ फास्फोरस, कृषि रसायनों को धारण करने की क्षमता में अन्य सभी कार्बनिक मृदा पदार्थों से बेहतर है। पौधे स्वस्थ होते हैं और कम उर्वरक सतही जल में बहकर भूजल में रिसता है। तो इस तरह आगे है इसमें स्थायित्व। बायोचार अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है और इसलिए किसी भी अन्य कार्बनिक मृदा योजक की तुलना में मिट्टी में कहीं अधिक समय तक बना रहता है। क्योंकि बायोचार सैकड़ों से हजारों वर्षों तक टिकता है, इसलिए पोषक तत्वों और जल प्रतिधारण तथा समग्र मृदा संरंध्रता के इसके लाभ सामान्य उर्वरकों और कंडीशनरों के विपरीत निरंतर काम करते रहते हैं। कम उर्वरक की आवश्यकता मिट्टी में मिलाने पर बायोचार पौधों की वृद्धि, फसल की पैदावार में सुधार करता है और साथ ही कुल उर्वरक की आवश्यकताओं को भी कम करता है। कुछ उर्वरकों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 310 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। बायोचार से अनुकूलित मिट्टी N2O उत्सर्जन को 50 से 80% तक कम कर देती है। बायोचार जो प्रोसेस है वो जलवायु परिवर्तन से लड़ता है। जैव ईंधन के सड़ने या जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और पौधे इसे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। ये सक्रिय कार्बन चक्र सहस्त्र सालों से संतुलन में है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो प्राकृतिक रूप से अवशोषित की जा सकने वाली मात्रा से कहीं अधिक है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आदर्श चक्र समाधान जीवाश्म ईंधन को जलाने के स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पायरोलिसिस के माध्यम से बायोमास को जलाना एक कार्बन तटस्थ प्रक्रिया है। ये न तो जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाती है और न ही इसे उलट देती है। बायोचार कच्चे बायोमास से लगभग 50% कार्बन को सोख लेता है। बायोचार कच्चे बायोमास से लगभग 50% कार्बन को सोख लेता है। मिट्टी में डालने पर यह उस कार्बन को सदियों तक जमा रखता है, जिससे सक्रिय चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर वातावरण में मौजूद CO2 की कुल मात्रा कम हो जाती है। बायोचार पौधों की वृद्धि को भी बढ़ाता है, जिससे वातावरण से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। कुल मिलाकर ये लाभ बायोमास उत्पादन के स्थायी प्रबंधन के साथ बायोचार प्रक्रिया को कार्बन नकारात्मक बनाते हैं। बायोचार के अन्य लाभ बायोचार का उत्पादन मोबाइल और स्थिर पायरोलिसिस ओवन में पूरी तरह से स्केलेबल है। विकासशील देशों में खाना पकाने के स्टोव या घरेलू उपयोग के लिए भट्टियों से लेकर वन पुनर्स्थापन या कृषि अवशिष्टों के उपचार के लिए ऑन साइट मोबाइल ओवन तक, हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए औद्योगिक आकार की इकाइयों तक, संयुक्त ऊष्मा और शक्ति पायरोलिसिस के दौरान उत्पन्न ऊष्मा और शक्ति से बिजली उत्पन्न की जा सकती है और व्यक्तिगत घरों और व्यवसायों या पूरे समुदाय के लिए ऊष्मा प्रदान की जा सकती है। जैव ईंधन हाइड्रोजन सहित ज्वलनशील गैसों को पायरोलिसिस के दौरान ग्रहण करके सिंथेटिक गैस बनाई जाती है और जो एक मूल्यवान ईंधन है जिसे बेचा जा सकता है या ऊर्जा उत्पादन के लिए मौके पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैव तेल पायरोलिसिस के दौरान उत्पादित एक अन्य मूल्यवान ऊर्जा उत्पाद है। ठोस अपशिष्ट रूपांतरण जब जैव अपशिष्ट एक विपणन योग्य उत्पाद बन जाता है तो टिपिंग शुल्क लैंडफिल पर अधिक भार खुले में जलाने से बचा जा सकता है। कम अपशिष्ट का अर्थ है लैंडफिल से कम CO2 और मीथेन उत्सर्जन भी। कचरे से मूल्य तक सभी बेकार और महंगा उपोत्पाद रहा बायोमास कचरा अब एक मूल्यवान संसाधन बन गया है। बायोचार के माध्यम से बायोमास शहरी और ग्रामीण कृषि और वन समुदाय के लिए रोजगार सृजन, मृदा सुधार और वन अग्नि के खतरों को कम करके एक टिकाऊ और मूल्य वर्धित उत्पाद बन जाता है।
कार्बन ऑफसेट, कार्बन क्रेडिट ऑफसेट और कैप एंड ट्रेड बाजारों में बिक्री या व्यापार के लिए मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं। बायोचार की कीमत क्या है? बायोचार मुख्य रूप से मृदा और सुधारक के रूप में बेचा जाता है। हालांकि कई उद्योग बायोचार का उपयोग करते हैं। इसकी कीमत स्थान, घनत्व और सांद्रता, गुणवत्ता और उपलब्धता के आधार पर काफ़ी भिन्न होती है। बायोचार में कार्बन को अलग करके बेचे जाने वाले कार्बन क्रेडिट आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं, जब कीमतें $58 प्रति टन CO2e तक पहुंच जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन बाजार वर्तमान में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिंथेटिक गैस और जैव तेल के बाजार विकसित हो रहे हैं। ज़्यादातर पायरोलिसिस निर्माता इन उप उत्पादों को या तो अपने कार्यस्थल पर इस्तेमाल के लिए रखते हैं या स्थानीय उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में बेचते हैं। लागत, बचत और लाभ क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। कई हितधारकों वाले सामुदायिक आकार के संचालनों के अध्ययनों से 3 वर्षों के भीतर निवेश पर प्रतिफल मिलने का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक आकार के अनुप्रयोग अधिक महंगे होते हैं। वर्तमान शोध बायोचार की निम्नलिखित क्षमता से लगाई लागतों में केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, फसल की पैदावार बढ़ाएं, जल की गुणवत्ता की रक्षा करें, जब जलाने से बचकर वायु की गुणवत्ता में सुधार करें, पायरोलिसिस के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा और ईंधन उप उत्पादों का उत्पादन, वन स्वास्थ्य में सुधार और वन आग की गंभीरता को कम करना। यद्यपि वित्तीय रूप से इसका आकलन करना कठिन है, लेकिन एक भी जंगल की आग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे बायोचार प्रौद्योगिकी अधिक व्यापक होती जाएगी और कार्बन की कीमतें बढ़ती जाएंगी, इसकी अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो विश्व मृदा दिवस यानी सॉइल डे जो वर्ल्ड सॉइल डे जो मना रहे हैं, इसमें आपको ये जो पूरी वीडियो का उद्देश्य और ये है कि आप जो है हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम कैसे सारी स्वच्छता अभियान है, दूसरा सारे प्रदूषण जो रोकने हैं जिससे कि मिट्टी हमारी खराब होती है। अब इसमें सभी की जिम्मेदारी है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी इसमें ज़रूर निभाएं और मिट्टी को शुद्ध रखने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जीवन शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ी अभी जो है इस ग्रह का, इस धरती का आनंद ले सकें। तो थैंक यू दोस्तों। इस वर्ल्ड सॉइल डे का मनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि मिट्टी को शुद्ध रखना और कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खादों का उपयोग करना। ये धीरे धीरे हमें बढ़ाना होगा और अपनी ज़मीन को बचाना होगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।